सिविल सर्वेंट कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है ग्रास रूट लेवल पे, एंड दैट रियली किक मी, मोटिवेटेड मी टुवर्ड्स दिस सर्विसेज। और फिर 2017 में मैंने ये कॉल लिया कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूँगा, साथ में इन एग्ज़ाम्स को भी साथ में लिख सकता हूँ। तो मेरा फोकस मैं हमेशा यूपीएससी पे ही रखा, बट ये जो एग्ज़ाम्स निकलते थे मैं इन्हें देता ज़रूर था। स्टेट के लिए स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा, सिर्फ जब इंटरव्यू था हरियाणा का तब मैं उसके लिए हरियाणा के लिए थोड़ा पढ़ा था स्पेसिफिक। शुरू करिए, आज आप वो टेक्निक लगा पाओगे या एलिमिनेट कर पाओगे, वो एक सर्टेन लेवल प्रिपरेशन के बाद ही ये चीज़ आ पाई। शायद एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब मैंने आंसर नहीं लिखा। ऑलमोस्ट डेली मैंने रोज़ 2 आंसर तो लिखे ही हैं। मेरे लास्ट ईयर इंटरव्यू में मार्क्स थे 182 और इस साल मार्क्स है 187, तो इंटरव्यू के मार्क्स अबव एवरेज ही रहे हैं दोनों बारी। आप चाहे नई पढ़ो चाहे पुरानी पढ़ो, आपको वहाँ पे समझ डेवलप करनी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। सो अभी हमारे साथ है वासु जैन सर, जिनका 67th रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। ये सर का 3rd अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में सर का प्रीलिम्स नहीं हुआ था, सेकंड में सर इंटरव्यू तक पहुंचे थे। इसके अलावा सर 7 टाइम्स सर ने अपने प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू दिया, बट उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, जबकि सर कॉलेज टॉपर थे। और अगर हम बात करें, सर ने ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स लिखे हैं, जैसे कि जो भी स्टेट पीसीएस हो सकते हैं, IBPS वगैरह, और भी CGL वगैरह, इनमें मेंस स्टेज तक पहुँचे हैं, किसी में इंटरव्यू स्टेज तक। तो हम तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती हैं सब आज सर से जानेंगे कि उन्होंने यूपीएससी के साथ अदर एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसे बनाई। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम वासु जैन है, मैंने लॉ करा है गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी से 2018 में। ओके, तो सर अगर हम बात करें आपकी प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन आपने कैसे स्टार्ट की, या फिर मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में जाना है? तो जब मैं फाइनल ईयर में था तब मैंने कॉल लिया कि मेरे को सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। उससे पहले मेरे मन में था कि क्या करना है, लॉ फॉर्म में जाना है, बिकॉज आई एम ए लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, ल्यूक्रेटिव ऑप्शन था। लॉ फॉर्म में जाना है, जुडिशरी की तैयारी करनी है, सिविल सर्विस में जाना है, इन सब के बारे में बस बहुत सोच रहा था। तो फाइनल ईयर में आके फाइनल मैंने कॉल लिया कि सिविल सर्विस की ही तैयारी करनी है। अब उसका एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मेरे को आया जब मैंने कॉलेज में देखा कि सिविल सर्वेंट्स व्हाट इम्पैक्ट कैन अ सिविल सर्वेंट क्रिएट। तो अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, तो जैसे मैं कॉलेज की कमेटी का पार्ट था, लीगल सर्विस कमेटी, और उसमें हमें कॉलेज के पास एक गांव है हमारा, वहाँ पे पाठशाला बनवानी थी। तो हमने बहुत ट्राई करा, 2 महीने ट्राई करा कि वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू हो, बट कुछ नहीं हुआ। तो हमने एक बार ऐसे ही एक सिविल सर्वेंट के साथ, IPS ऑफिसर आए थे हमारे कॉलेज में, उनके साथ हमने बात शेयर करी, एंड विद इन अ वीक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। तो विद दैट हमें पता चला कि एक सिविल सर्वेंट कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है ग्रास रूट लेवल पे, एंड दैट रियली किक मी, मोटिवेटेड मी टुवर्ड्स दिस सर्विसेज। और फिर 2017 में मैंने ये कॉल लिया कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूँगा, मैं इसी के लिए तैयारी करूँगा, और फिर मैंने तब से अपनी तैयारी शुरू कर दी। ओके, सो बात की जाए सर, आपने तमाम प्रकार के एग्ज़ाम्स के बारे में बताया कि आपने एग्ज़ाम्स दिए, इस स्टेज पर पहुँचे हो। तो सर जब आपने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था तो ये सोचा था कि सिर्फ सिविल सर्विसेज करना है, फिर साथ में जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे वो मैं सब दूंगा अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए? तो ऐसा है कि मैंने कॉलेज के टाइम पे सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करी यूपीएससी की, तो उसमें हम पढ़ रहे हैं GS। अब GS अगर हम सिलेबस देखें, जो एग्ज़ाम है इसका बहुत ही जनरल सिलेबस है, हमें नॉर्मल बुक्स पढ़नी है, NCERT पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़ना है, तो देयर इज़ नथिंग स्पेशलाइज्ड अबाउट इट। जैसे कि IIT की बात करो या लॉ की बात करो, बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड हो जाता है, यहाँ पे बहुत जनरल है। अब जितनी भी एग्ज़ाम्स अगर आप देखोगे, चाहे वो किसी स्टेट का हो चाहे कोई और एग्ज़ाम हो, वो इसी के बेसिस पे आधारित है। तो कोई भी आप स्टेट का एग्ज़ाम उठा लो, हरियाणा हो, यूपी हो, राजस्थान हो, सब में GK ही पूछा जाता है। तो ये मेरे को लगा कि अगर मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ तो साथ साथ मैं इन एग्ज़ाम्स को भी साथ में लिख सकता हूँ। तो मेरा फोकस मैं हमेशा यूपीएससी पे ही रखा, बट ये जो एग्ज़ाम्स निकलते थे मैं इन्हें देता था प्रैक्टिस करने के लिए, कि ये जो एग्ज़ाम का प्रेशर है वो मैं वहाँ पे फील कर पाऊँ, एग्ज़ाम का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट बैठ के मैं पेपर लिख पाऊँ। तो मेरा हमेशा यही रहा कि तैयारी तो मैं सिविल सर्विस की ही करूँगा, यूपीएससी की, बट कोई एग्ज़ाम छोड़ूंगा नहीं। तो इसलिए मैंने लगभग 40 के अराउंड एग्ज़ाम लिखे इस 3-3.5 साल में। ओके, सो सर जो आप सिलेबस जैसे कवर करना होता है, अलग एग्ज़ाम्स के सिलेबस होते हैं, तो सर वो कैसे करते थे आप?
और जैसे मैंने बताया कि मैं ज़्यादा स्टेट जो बाकी एग्ज़ाम्स आते थे उन पर फोकस नहीं करता था, वो तो मैं लिखने जाता था और प्रैक्टिस के लिए लिखने जाता था, क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी है सिविल सर्विस की तो वो एग्ज़ाम अपने आप ही क्लियर हो जाते थे। तो मैं हरियाणा के इंटरव्यू तक पहुंचा, राजस्थान यूपी के दोनों का मैंने मेंस लिखा है। तो वो क्योंकि तैयारी आप सिविल सर्विस की कर रहे हो, अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो बाकी आप स्टेट के या बाकी एग्ज़ाम्स आप ऑटोमेटिकली क्लियर कर लेते हो। तो इसलिए मैं किसी स्टेट के लिए स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा, सिर्फ जब इंटरव्यू था हरियाणा का तब मैं उसके लिए हरियाणा के लिए थोड़ा पढ़ा था स्पेसिफिक। अदरवाइज़ मैं हमेशा अपनी तैयारी सिविल सर्विस की करता रहा और ये जो एग्ज़ाम्स होते थे इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ओके, तो सर अगर हम बात करें जैसे कि आपके प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की, तो प्रीलिम्स के लिए आपने खास तौर पर क्या स्ट्रेटजी बनाई, क्योंकि आप सभी एग्ज़ाम्स के प्री ऑलमोस्ट सबके निकाल चुके हो। ये मेरे को ऐसा लगता है कि प्री मेरा एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, मतलब प्री में मेरे अच्छे मार्क्स भी आए हैं और प्री मैंने बहुत एग्ज़ाम्स को क्लियर भी करा है। मेरे को प्री में दो चीज़ें बहुत मेजर लगती है। पहला होता है कि हाउ डू यू एलिमिनेट द ऑप्शंस, आप ऑप्शंस के बीच में कैसे खेलते हो। तो अगर आपकी वो चीज़ अच्छी है, अगर आपको वहाँ पे अच्छी समझ है तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ, मैंने किसी से सुना था ये कि अगर आप बस स्टैंड पे जाओ तो आपको और पानी की बोतल वहाँ पे लो तो आपको एक मिलेगी बिस्लरी और एक मिलेगी बिल्सरी। अब आपको बिस्लरी और बिल्सरी में असली कौन सा ये पता लगाना है। दोनों की बोतल सेम रहेगी, दोनों का कवर सेम रहेगा। इट इज़ ओनली द नुआंस्ड अप्रोच जो आपको जिससे आप पता लगा पाओगे कि असली बिस्लरी कौन सी है। तो वही चीज़ हमें ऑप्शंस के बीच में लगाना है। देयर वुड बी वेरी गुड ऑप्शंस, दोनों सही लगेंगे, तीनों सही लगेंगे, बट बेस्ट कौन सा है वो हमें पता लगाना है। और वो कैसे होगा? वो होगा प्रैक्टिस से। तो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लिखोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप उस एनवायरनमेंट में बैठोगे, उतना ज़्यादा आपका ये एलिमिनेशन टेक्निक, उतना ज़्यादा आपका हिट एंड ट्रायल एंड एलिमिनेट एरर वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो विद प्रैक्टिस, विद द रिड्यूसिंग द एम्बिग्यूटी बिटवीन ऑप्शंस, यू वुड बी एबल टू परफॉर्म बेटर इन प्रीलिम्स। ओके सर, सो बात करें प्रीलिम्स में, जैसे कि आपने बताया कि आप प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करते थे, तो सर जो बुक्स का रोल था वो कितना था आपके प्रीलिम्स में? नहीं, ये जो मैंने आपको चीज़ बताई कि प्रैक्टिस की बात, ये आप कर पाते हो एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर आपने कल तैयारी शुरू करी है, आज आप वो टेक्निक लगा पाओगे या एलिमिनेट कर पाओगे। वो एक सर्टेन लेवल प्रिपरेशन के बाद ही ये चीज़ आ पाएंगी। तो इसमें जो आपकी बेसिक टेक्स्ट बुक्स हैं वो आपके कवर होने चाहिए, चाहे वो NCERT हो, चाहे जो बताई जाती है लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, ये चीज़ें हो गई। वो जो आप कर लोगे, जो आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद ही आप ये चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। तो प्रीलिम्स में अगर मैं आपको बताऊँ, नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड। मतलब नॉलेज के बिना तो आप आंसर कर नहीं पाओगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, बट नॉलेज के बेसिस पे सारे क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएंगे। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज यू कैन नॉट क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम। तो नॉलेज आपको चाहिए, बट सिर्फ वो नहीं चाहिए, उसके साथ आपको चाहिए कनेक्टिविटी बिटवीन द ऑप्शंस या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑप्शंस। वो आपको डेवलप होगी प्रैक्टिस से। वो आपको डेवलप होगी जब प्रीवियस क्वेश्चन में पैटर्न देखोगे, जब प्रीवियस क्वेश्चन समझोगे। तो उन चीज़ों से आप ओवर योर नॉलेज यू वुड बी एबल टू बिल्ड योर आंसर। ओके, जो सर मेंस की स्ट्रेटजी की बात करें तो मेंस के लिए आप क्या करते थे आंसर राइटिंग वगैरह के लिए? सो मीन्स के लिए बेसिकली मैंने टू फोल्ड मेथड यूज़ करा। पहला था आंसर लिखना और दूसरा था अपने आंसर को खुद इवैल्यूएट करना। तो मैं डेली आंसर लिखता था। जैसे प्री से मीन्स के बीच में 3 महीने का टाइम था। शायद एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब मैंने आंसर नहीं लिखा। ऑलमोस्ट डेली मैंने रोज़ 2 आंसर तो लिखे ही हैं। अब आंसर लिखने के बाद मैं उन्हें खुद इवैल्यूएट करता था। मैं दूसरे पे रिलाई नहीं करता था, मैं खुद इवैल्यूएट करता था। सेम विद टेस्ट सीरीज़, अगर मैंने कोई टेस्ट लिखा है 3 घंटे बैठकर, मैं उसे खुद इवैल्यूएट करूँगा। जो कोचिंग वाले हैं वो तो 10 दिन बाद देंगे, 1 हफ्ते बाद देंगे, बट मैं अगले दिन ही खुद चेक करता था कि मैंने कैसा परफॉर्म करा, खुद को मार्क्स देता था। तो ऑन दैट बेसिस कि मैं अपने आप को कम नंबर दे रहा हूँ, ज़्यादा नंबर दे रहा हूँ, एवरेज नंबर दे रहा हूँ, मैं खुद को कोशिश करता था इम्प्रूव कर पाऊँ। तो इन दैट वे मेंस की मैंने तैयारी करी। ओके, सो मेंस में क्या होता है सर कि बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है। तो मेंस की तैयारी को आप कितना टाइम देते थे, या फिर जैसे कि इंटीग्रेट प्रिपरेशन करते थे प्रीलिम्स और मेंस की, कैसे किया सर?
जब मैंने तैयारी शुरू करी इनिशियली इट वाज जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स, मतलब समझ आने चाहिए चीज़ें। उस टाइम पे ना मेन स्पेसिफिक था ना प्री स्पेसिफिक था, वो था जनरल समझने वाली चीज़ें। जब वो थोड़ा बेस कवर हो डेवलप हो गया मेरे को चीज़ें समझ आने लगी, जब आई कुड ग्रास्प थिंग्स, उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करी मैंने, साथ साथ प्री की भी शुरू करी। मतलब 5 MCQ कर लिए, 2 आंसर लिख लिए। इन दैट वे आई कंटिन्यूड माई प्रिपरेशन। तो उससे क्या हुआ, मेरा प्री का जो ऑप्शन एलिमिनेट करने वाला टेक्निक है वो उस पर भी काम होता गया और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती गई। तो इस तरीके से मैंने तैयारी शुरू करी। बट प्री से 2 महीने पहले या 2.5 महीने पहले आई जस्ट फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स। तब फिर मैंने आंसर राइटिंग हटा दी और जब प्री हो गया उसके बाद सिर्फ मेंस पे फोकस करा। तो इस तरीके से मैंने अपनी तैयारी करी थी। ओके, सो आपने इंटरव्यू के बारे में बताइए सर कि आपने इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करी, क्योंकि लास्ट ईयर आपने इंटरव्यू दिया तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो डेफिनेटली अगर इंटरव्यू सपोर्ट करता तो मैं भी और मेरे लास्ट ईयर इंटरव्यू मार्क्स थे 182 और इस साल मार्क्स है 187। तो इंटरव्यू के मार्क्स अबव एवरेज ही रहे हैं दोनों बारी में। तो बट इंटरव्यू की तैयारी की अगर मैं बात करूँ तो इंटरव्यू की तैयारी में सबसे बड़ी चीज़ होती है हाउ डू यू प्रेजेंट योर आंसर इवन ऑन वेरी डेलिकेट टॉपिक्स। तो जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछेगा फार्म लॉ प्रोटेस्ट के बारे में, अब इन दैट केस ना मैं गवर्नमेंट की साइड ले सकता हूँ ना मैं फार्मर की साइड ले सकता हूँ। मेरे को दोनों को समझाते हुए एक बीच का रास्ता अडॉप्ट करना है। तो मैंने उसमें बोला कि सर यहाँ पे अगर हम देखें तो अनेकांतवाद अप्लाई होता है। अनेकांतवाद कैसे कि अनेकांतवाद मतलब हर चीज़ को देखने के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। तो ना कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ है ना एब्सोल्यूट फॉल्स है। इसी तरह सरकार अपने नज़रिए से देख रही है तो वो सही है, किसान अपने नज़रिए से देख रहे तो वो सही है। तो इन दैट में मैंने किसी को गलत भी नहीं बोला, किसी को सही भी नहीं बोला और एक आंसर भी दे दिया एक डेलिकेट टॉपिक पे, अदरवाइज जिस पे बहुत ही मैं ट्रैप पे फंस सकता था। सो यहाँ पे हम ऐसे टॉपिक्स को कैसे हैंडल करते हैं, किस तरीके से इन टॉपिक्स में अपना एक डेप्थ दिखाते हैं, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो उसकी हमें मेजर प्रैक्टिस करनी होती है। ओके, सो आपका लॉ ऑप्शनल है जो कि काफ़ी मतलब वाइड सब्जेक्ट कवर करता है, मतलब काफ़ी प्रोफेशनल कोर्स है। तो सर इसके लिए आपने कैसे तैयारी करी? मेरा लॉ बैकग्राउंड रहा है। गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी से मैंने 5 साल की लॉ ग्रेजुएशन करी है। तो वो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट था, क्योंकि ऑल दी लॉज जो कि पेपर में पूछे जाते हैं हमने पढ़ रखे हैं पहले कॉलेज के टाइम पे, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। प्लस कॉलेज के नोट्स बने हुए थे मेरे पास, तो वही नोट्स मैंने पढ़े और देवर सर्टेन बुक्स जो पढ़नी होती है, जैसे बांगिया हो गई, तो वो मैंने पढ़ी और उस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए और उन्हीं नोट्स को मैंने फिर मल्टीपल रिविजन्स के साथ अलॉन्ग विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक तरीके से इंटरनलाइज कर लिया। एंड इन दैट वे आई वाज एबल टू स्कोर गुड मार्क्स और अबव देन एवरेज मार्क्स इन लॉ ऑप्शनल। ओके सर, सो लॉ ऑप्शनल में जैसे सर स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं तो क्या जो लॉ बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए ठीक रहेगा, और जो रिसोर्सेज की बात करें तो वो इजीली मिल जाते हैं? देखिए, लॉ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शनल है। अगर आप देखें तो ये आपको जीएस में भी हेल्प करेगा। GS2 अगर आप देखो बहुत ऐसे रिलेटेड है लॉ ऑप्शनल से। इसका अगर बहुत अच्छा एग्जांपल दूं तो 2019 में पेपर 2 में क्वेश्चन आया था अबाउट फेडरल सुप्रीमेसी लेजिस्लेटिव लिस्ट। अब इफ़ यू डू नॉट हैव दैट लॉ बैकग्राउंड यू वुड बी, आपको थोड़ा दिक्कत होगा उसका आंसर करने में। बट फॉर अ पर्सन विद लॉ बैकग्राउंड इट वाज वेरी इजी, पिथ एंड सब्सटेंस लगाना है, कलरेबल लेजिस्लेशन लगाना है, आंसर आ जाएगा। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं लॉ ऑप्शन आपकी हेल्प करता है जीएस में, तो वो दैट इज़ एन एडेड एडवांटेज। ओके, सो टाइम टेबल आप क्या डेली फॉलो करते थे? स्लॉट वाइज बताइए सर। देखिए, मैं टाइम टेबल तो कई बार बनाया, बट ऐसा नहीं कि वो हमेशा फॉलो हुआ। बट जनरली ऐसा रहता था कि वोकअप एट अराउंड 6 AM 6 बजे उठो। देन मैं मंदिर रोज़ जाता हूँ तो मंदिर जाना, फिर साथ में मेडिटेशन करना, फिर पढ़ाई रहता है, मतलब आफ्टर ब्रेकफास्ट पढ़ाई करेंगे। शाम को मेरा एक्सरसाइज का थोड़ा शेड्यूल रहता था कि 5-6 बजे के आसपास मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करूँगा। देन फिर दोबारा अगेन स्टडीज़। शाम को थोड़ा 1 घंटा दोस्तों के साथ हो गया, मतलब बात करना है, कुछ डिस्कशन करना है, तो दैट वाज जनरली फ्री टाइम। नॉर्मल बात कर लूँगा, डिस्कशन कर लूँगा। और रात को सोने से पहले रिवीजन रहेगा, 1 घंटा रिवीजन करूँगा। तो ऐसा मेरा शेड्यूल रहता था। रिवीजन आप कैसे करते थे सर? अगर एक बुक है तो उसको कैसे रिवीजन करते थे? देखिए, रिवीजन जैसे जो भी मैंने पूरे दिन में पढ़ा, स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूज़पेपर टू एनी बुक या एनी टेस्ट विच हैव रिटन, तो जो भी उसमें चीज़ें मेरे को लगी कि जो
समझने वाली है तो समझने वाली, याद करने वाली तो याद करने वाली, एक बार जस्ट वो आंखों के नीचे से दोबारा निकल जाए। अब क्योंकि एक बार पढ़ रखा है और आज ही पढ़ा है तो इट्स फ्रेश इन माई माइंड, तो दोबारा पढ़ने में, दोबारा देखने में टाइम नहीं लगता था, बस वो चीज़ें दोबारा एक बार आंखों के नीचे से निकालनी होती थी। तो दैट वे आई यूज्ड टू डू रिविजन। ओके, सो एनसीईआरटीज़ कौन सी पढ़ी आपने और कितने टाइम में पढ़ी, और कौन सी एनसीईआरटीज़ के नोट्स बनाने चाहिए फिर नहीं बनाने चाहिए? मैंने 6th क्लास से एनसीईआरटीज़ पढ़ी है, 6th क्लास से 10th तक की सारी पढ़ी है और 11th 12th सिलेक्टिव पढ़ी हैं। एक डिबेट इसमें याद है कि पुरानी पढ़े नहीं पढ़े। नाउ इन माई ओपिनियन दैट इज़ अ वेरी फ्यूटाइल डिबेट, बहुत ही इररेलेवेंट डिबेट है। आप चाहे नई पढ़ो चाहे पुरानी पढ़ो, आपको वहाँ पे समझ डेवलप करनी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि डू नॉट रीड अ बुक टू फाइंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो पहले पूछे गए हैं। रादर आप उसमें ये समझो कि वो जो कंटेंट आपने पढ़ा है, क्या आप उससे उस लेवल पे पहुंच पा रहे हो, कनेक्शन ला पा रहे हो। ऑलवेज ट्राई टू डेवलप दैट कनेक्शन वाला लिंक। ऑप्शन में जो बात करो ना अभी प्रीलिम्स के बारे में, वो आपको लिंकेज डेवलप करना होता है, आंसर नहीं ढूंढना है। अगर आंसर ढूंढने बैठोगे तो हज़ारों बुक्स पढ़नी पड़ जाएगी। तो ये मेरा वो रहता है कि नई वाली पढ़नी है, पुराने वाली पढ़नी है, दैट इज़ अप टू यू, बट ये डिबेट इज़ रादर फ्यूटाइल। एंड एनसीईआरटी 6 से 12 तक, मतलब 10 तक सारी पढ़ी और 12th सिलेक्टिव। सिलेक्टेड में कौन सी थे? तो जैसे मैंने हिस्ट्री की पढ़ी, ज्योग्राफी की पढ़ी, इकोनॉमिक्स की पढ़ी, इनकी 12th तक पढ़ी। साइंस मैंने 10th तक ही पढ़ा है। फाइन आर्ट्स की 1-2 बुक्स पढ़ी हैं, तो ऐसा। ओके सर, सो करंट अफेयर्स की बात करें तो सर करंट अफेयर्स आप कैसे कवर करते थे? देखिए, करंट अफेयर के लिए तो मैं न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता था, तो मैं डेली पढ़ने वाला इंसान, मतलब डेली करंट अफेयर करने वाला इंसान हूँ, तो अखबार में रोज़ पढ़ता था। एंड देन आई यूज्ड टू सप्लीमेंट माय न्यूज़पेपर विद डेली करंट अफेयर जो ऑनलाइन आते हैं। वो किसी भी कोचिंग के आप देख सकते हो। मैं एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के देखता था, वो अखबार प्लस प्लेटफॉर्म में, वो ये 2 चीज़ें रोज़ करता था। एंड दिस वे आई यूज्ड टू कवर माय करंट अफेयर्स। उनके नोट्स बनाता था, तो मेरे पास नोट्स रहते थे, तो बार बार उन पर रेफ़र नहीं करना पड़ता था। ओके, सो कोचिंग का कितना रोल होता है प्रिपरेशन में? आपने कोचिंग किया है फिर सेल्फ स्टडी? मैंने कोचिंग नहीं लिया है, मैंने खुद ही तैयारी करी है। कोचिंग का आई थिंक कोचिंग अगर आपको लेना है तो डू नॉट टेक कोचिंग कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वो एक बहुत ही गलत अप्रोच लगती है मेरे को कोचिंग के हिसाब से, क्योंकि आपको आखिर में पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। बट कोचिंग अगर आपको लेनी है तो टेक इट ऑन 2 काउंट्स। पहला हो गया, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो वो थोड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरा, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चाहिए, मतलब आसपास अगर एक ग्रुप चाहिए, आपको 10-15 लोग चाहिए जो जिनसे आप कम्पीट पढ़ पाएँ, इन दैट वे कोचिंग कैन प्रोवाइड दैट एनवायरनमेंट। बट फॉर सिलेबस आई वुड स्ट्रिक्टली से नो, सिलेबस के लिए तो आप कोचिंग मत जाइए। ओके, सो नोट्स आप बनाते होगे, तो नोट्स बनाते वक्त क्या चीज़ें ध्यान रखते हो सर? नोट्स आर वेरी स्पेसिफिक टू एवरीवन। तो मैं तो वही उन्हीं चीज़ों के नोट्स बनाता था जो मेरे को चीज़ें बाद में याद करना है। जैसे अगर मैं आपको पॉलिटी की बात करूँ, आई एम अ लॉ स्टूडेंट, तो पॉलिटी की ज़्यादातर चीज़ें मेरे को याद हैं, बट जो फैक्चुअल चीज़ें होती है वो नहीं याद। तो सिर्फ जो पॉलिटी में जो फैक्चुअल चीज़ें जो मेरे को याद नहीं हैं, जो मेरे लिए ऑब्वियस नहीं हैं, वो मेरे आपको नोट्स में मिलेंगी। अदरवाइज़ मेरे को पता है कि प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है, वो सब मेरे नोट्स में नहीं मिलेगा। मेरे नोट्स में सिर्फ ये मिलेगा, अच्छा कौन से प्रेसिडेंट ने कौन सा वीटो यूज़ करा है, पॉकेट वीटो कौन से ने करा है, सस्पेंसिव वीटो कौन से प्रेसिडेंट ने करा है। दैट इज़ अ फैक्चुअल पार्ट। तो इस तरीके से मैंने अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करा कि जो मेरे को रेलिवेंट चीज़ लगी वो मैं अपने नोट्स में लिखूँ। ये तो हुई एक बात। दूसरा, मेरे नोट्स में इफ़ यू विल सी, नोट्स को मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज करा कि इट बिकम्स ईजियर फॉर मी जब मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, कि मैं उन्हें आराम से यूज़ कर पाऊँ। मतलब अगर मैं मेंस के नोट्स की बात करूँ, मैं अगर एक टॉपिक लूँ वाटर कंजर्वेशन, तो उसमें आपको 1 या 2 फैक्ट्स ही मिलेंगे, उसमें 1 या 2 रिपोर्ट ही मिलेगी, उसमें आपको बल्क नहीं मिलेगा। तो उतना लिमिटेड कंटेंट रहेगा मेंस के नोट्स में, ओनली दैट कंटेंट विच आई कैन रिप्रोड्यूस। तो हर चीज़ नहीं भर दूंगा मैं अपने नोट्स में, जितना मैं लिख पाऊंगा उतना ही भरूंगा मैं अपने नोट्स में। ओके, सो सर अगर बात करी जाए जैसे कि स्टे मोटिवेट आप कैसे रहते थे, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी लंबी चली, 3 साल करीब। मोटिवेटेड रहना इज़ वन ऑफ दी, वो उसी, अगर आप मोटिवेटेड हो तभी आप इतना आगे सस्टेन कर पाओगे। मतलब 3rd अटैम्प्ट, 4th अटैम्प्ट, 5th अटैम्प्ट, इट सर्टनली रिक्वायर्स अ लेवल ऑफ मोटिवेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मोटिवेशन आता है आपको खुद के बिलीफ से। अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हो, इफ़ यू फील कि यू आर मेड फॉर इट, कि यार पहली बार नहीं हो कोई बात नहीं, सिर्फ 2 नंबर से ही तो नहीं हुआ प्रीलिम्स,
इस थोड़ा सा मेहनत करेंगे 2 नंबर आ जाएंगे। तो वो जो वहाँ पे जो मोटिवेशन आता है कि यार 2 नंबर तो आ ही जाएंगे, अच्छा है कोई नहीं है, 10 नंबर से ही तो रहा है इंटरव्यू में फाइनल लिस्ट में नाम, वो भी कर ही लेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे आ जाएगा। तो जब आपको बिलीफ आएगा ना कि वो मैं कर लूँगा, दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। सेकंड, दी सपोर्ट सिस्टम, आपके पेरेंट्स हुए, फ्रेंड्स हुए, मेंटर्स हुए, पीयर ग्रुप हुआ, जब वो आपको सपोर्ट करेंगे, जब वो आपको ट्रस्ट दिखाएंगे, पुश करेंगे, तो आपको अलग ही फेथ आता है अपने अंदर, वो आपको मोटिवेट करता है। दैट इज़ सेकेंड। और थर्ड होता है जब आप किसी को बनता हुआ देखते हो, जो जैसे मेरे कॉलेज से अगर कोई सीनियर IAS बना है जब मैं कॉलेज में रहा, तो वो मेरे को बहुत इंस्पायर करता है कि अगर वो बन सकता है, बिकॉज वी हैव द सेम बैकग्राउंड, जब वो बन सकता है, जब वो बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो दैट किक्स यू, दैट मोटिवेट्स यू। तो हर एक के कॉलेज में कोई ना कोई बना होगा IAS, किसी के बैकग्राउंड मतलब किसी के फैमिली में कोई रहा होगा, तो जब आप उन्हें देखते हो वो एक इंस्पायर करते हैं, तो उस तरीके से यू कैन बी मोटिवेटेड, और वही मोटिवेशन की चीज़ें होती हैं। ओके, तो सर जो नए स्टूडेंट्स हैं जो UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आई वुड जस्ट से वन थिंग, दैट बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको खुद में विश्वास है तो आप यू कैन अचीव ग्रेट हाइट्स। जितना आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करोगे, अपने कर्म इस प्रोसेस के ऊपर विश्वास करोगे, उतना आप अच्छा कर पाओगे। देयर इज़ अ कोट ऑल्सो कि खुद को कर बुलंद, ना कि खुदा भी उससे पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो वही कि जितना आप अपना को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, और वो स्ट्रॉन्ग तभी होगे जब आपको अपने अंदर खुद विश्वास होगा। जस्ट हैव बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। सो आई होप आप इनकी जर्नी से इंस्पायर हुए, साथ में कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।